नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्ताव मंजूर। वन निगम में भर्ती को लेकर फैसला किया गया है। भर्ती के लिए उप समिति बनाई गई है। दून जोनल प्लान को लेकर भी फैसला हुआ है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को लेकर फैसला किया गया। पुनर्वास नीति को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है। 4 गुना अधिक पैसा दिया जाएगा। रेशम की खेती पर भी चर्चा हुई है। तो दून जोनल प्लान को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। तो रेशम की खेती पर भी चर्चा की गई है। दून जोनल प्लान को लेकर भी फैसला हुआ है। कैबिनेट में 8 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रेशम की खेती पर भी चर्चा हुई। तो कौन कौन से वो 8 प्रस्ताव हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। वन निगम में भर्ती को लेकर भी फैसला हुआ। दून जोनल प्लान को लेकर भी फैसला लिया गया है। भर्ती के लिए उप समिति बनाई गई है। दून जोनल प्लान को लेकर भी फैसला हुआ है। तो कौन कौन से 8 प्रस्ताव हैं जिसको लेकर मुहर लगाई गई है, जिन प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो 4 गुना अधिक पैसा दिया जाएगा। रेशम की खेती पर भी चर्चा हुई है। तो वन निगम में भर्ती को लेकर हुआ फैसला। भर्ती के लिए उप समिति बनाई गई है। दून जोनल प्लान को लेकर भी फैसला हुआ है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को लेकर भी फैसला हुआ है। पुनर्वास नीति को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। 4 गुना अधिक पैसा दिया जाएगा। तो 3 मेडिकल कॉलेजों में 500 नए पद होंगे सृजित। प्रदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप जैन, उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से वो प्रस्ताव है और कैसे कैसे उन पर काम किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो छात्रों के लिए जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है। दरअसल कोविड-19 के कारण जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए या परीक्षा छूट गई थी, उनको 1 वर्ष की अनुमति दी गई है कि वो 1 वर्ष बाद भी चाहे तो फॉर्म भरने दी, स्थिति बेहतर होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार ने, जो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसमें श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज जो वहां स्थापित है वहां नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा जो लखवाड़ ब्यासी परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें जो रेशम विभाग की जमीन गई हुई थी उसको कैबिनेट ने रेशम विभाग से वापस लेने का निर्णय किया है। दरअसल सरकार ने जो अपने ये महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इसमें पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान दिए जाने और बागेश्वर के जो बार एसोसिएशन को निःशुल्क भूमि दी जाने का निर्णय हुआ है। यह 2003 का निर्णय था। तो करीब 2 घंटे की चली इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बेहद अहम फैसला, जिस तरह से आपने कहा छात्रों को लेकर जो प्रस्ताव सामने आया है, इस प्रस्ताव को लेकर अगर हम बात करें, इसके साथ ही 3 मेडिकल कॉलेजों में 500 नए पद सृजित किए जाएंगे। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दी गई है। रेशम की खेती को लेकर भी चर्चा की गई है और उसको मंजूरी दी गई है। सुदीप जी देखिए, पूर्व में ही जब सरकार ने निर्णय लिया था कोविड के काल में कि परीक्षा न करा पाने की स्थिति में वो प्रस्ताव ऐसा कर रही है कि जो परीक्षार्थी सरकार के पासिंग मार्क्स से संतुष्ट नहीं है वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो उसको एक कैबिनेट में लाया गया है और रेशम विभाग की धूम को वापस इसलिए भी किया गया है क्योंकि सरकार अब लखवाड़ ब्यासी परियोजना की ओर आगे बढ़ चुकी है। कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि सरकार अंतिम स्थिति में है, योजना को लेकर कुछ जो फाइनल अप्रूवल है
भारत सरकार में रह गए, जिसके लिए वो जल्द मिलेंगे, क्योंकि राज्य में नए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत बने थे। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। सीएम ने कहा है कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। देखिए, हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। और खबर है उत्तराखंड परिवहन से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य में निजी कंपनी कर रही अवैध टिकटों की बुकिंग। राज्य में बिना लाइसेंस के हो रहा था बसों का संचालन। चेकिंग के दौरान हुआ मामले का खुलासा। अवैध टिकट बुकिंग मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो राज्य में चेकिंग के दौरान मामले का ये खुलासा हुआ है। अवैध टिकट बुकिंग मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो उत्तराखंड परिवहन से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्य में निजी कंपनी कर रही है अवैध टिकटों की बुकिंग। बड़ी खबर, चेकिंग के दौरान इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ है। और वहीं देहरादून रोडवेज कर्मचारियों की शासन के साथ बातचीत असफल। आक्रोशित कर्मचारी आज रात 12 बजे से करेंगे हड़ताल। रुके हुए वेतन को लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन। निगम को सरकारी विभाग बनाने की कर रहे हैं मांग। परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल नहीं करने की अपील की है। हड़ताल पर जाकर किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। कोरोना के चलते रुका हुआ था बसों का संचालन। तो कोरोना के चलते बसों का संचालन रुका हुआ था। हड़ताल पर जाकर किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोरोना के चलते ये बसों का संचालन रुका हुआ था। आज रात 12 बजे से आंदोलन करेंगे कर्मचारी। रुके हुए वेतन को लेकर विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। मेरा उनसे ये निवेदन है, ये आग्रह है कि वो समस्या का समाधान कोई हड़ताल, तालाबंदी, चक्का जाम से ही समस्या का समाधान नहीं है। कर्मचारी नेता सब विज्ञ हैं, कई हमारे संगठन हैं। हमने हमेशा कहा है कि आप एक छतरी के नीचे आ जाइए, अपनी मांगों को एक साथ कहिए। चक्का जाम होने से देखिए धीरे धीरे अभी हमारा बसें संचालित हो रही हैं। करने की अपील की है। हड़ताल पर जाकर किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। रुके हुए वेतन को लेकर विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। कोरोना के चलते ही रुका था बसों का संचालन। आक्रोशित कर्मचारी आज रात 12 बजे से हड़ताल करेंगे। रुके हुए वेतन को लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन। और प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ग्रेड पे को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में पिछली सरकारों ने भले ही इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया हो, लेकिन वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था, जिसकी पहली बैठक
विधानसभा में आयोजित हुई। बैठक में सभी ने एसीपी को लेकर सकारात्मक चर्चा की और वहीं पहली बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है, लेकिन जल्द ही अगली बैठक में इसको लेकर कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। आज जो राज्य के पुलिसकर्मियों की जो एसीपी में जो जिस तरह से स्केल्स को लेकर के एक मंत्रिमंडल की समिति बनी थी कि जो अपनी रिकमेंडेशन मंत्रिमंडल के लिए भेजी थी, उसको लेकर बैठक हुई थी, जिसमें रेखा आर्या जी थी और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, इसके अलावा कार्मिक से अधिकारी और वित्त सचिव सहित एक बैठक हुई, जिसमें काफ़ी विचार किया गया कि किस तरह इस प्रकरण में आगे बढ़ा जाए। यदि आप उत्तराखंड में रहते हैं और किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए नियमों के मुताबिक अब आपको अपने वाहन को उत्तराखंड में भी रजिस्टर कराना होगा। साथ ही टैक्स का अंतर जमा करने पर ही वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि आप जिस राज्य में वाहन चला रहे हैं वहां का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने से लेकर वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है। इसमें हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था है कि 1 साल के अंदर अगर कोई 1 साल से ज़्यादा किसी अन्य प्रदेश में रहता है जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी कि हमारे यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, हमारे यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा उत्तराखंड का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी एनफोर्समेंट टीम उस पर कार्रवाई करेगी और यहाँ का जो भी डिफरेंस ऑफ टैक्स है उससे जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाए। मालकुआ के वन विकास निगम के डिपो से कुछ दिनों पहले सागौन के 9 बेशकीमती गिल्टे बाहर आए थे और किस अधिकारी के इशारे पर ऐसा किया गया इसका खुलासा हुआ है। हालांकि लालकुआ पुलिस ने माल समेत एक आरोपी को जेल भी भेज दिया है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लकड़ी चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया है, जबकि कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में जिनकी लापरवाही सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये 2/7/2021 की बात है। तो जंगल से जो गाड़ी माल भर के आई थी तो उसी में यहाँ से लकड़ी गई, ऐसा हमको 3 तारीख को जानकारी होता है। और जबकि 2 तारीख को स्टाफ को थोड़ा बहुत बताया था कि गेट पर भी आप लोग कोई भी गाड़ी जंगल से आती है तो उसे जब खाली करके बाहर में जाती है उसका पूरा टूल चेक करके तब गाड़ी को गेट से बाहर करें। उसके बाद भी उनके द्वारा इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिस कारण ये ऐसा घटना घटी। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन लगाने में रुद्रप्रयाग जनपद प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में दोनों आयु वर्ग में 85% टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही 26,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। आपको बता दें 336 ग्राम पंचायत और 4 निकाय क्षेत्र वाले जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 2,58,000 की आबादी वाले जिले में 1,65,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है, जिसमें से 59,317 लोग 45 वर्ष से अधिक और 1,05,883 लोग 18 से 24 साल के हैं। मूलतः इसमें 2-3 पक्ष हैं। एक तो जन जागरूकता हमारे ज़िले में अच्छी है और जनप्रतिनिधियों का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव कर करके बार बार जो है हमें मैसेज करके डायरेक्ट बात करके अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कवर करने के लिए केंद्र बनवाए और उसमें सहयोग करके उन्होंने किया। और हमारे जिलाधिकारी महोदय की विशेष भूमिका रही है कि उन्होंने हमारे जनपद में वैक्सीन की उपलब्धता बराबर बनी रहे। देहरादून आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने की समीक्षा बैठक। यशपाल आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी अधिकारियों को अधिभार वसूलने के आदेश दिए गए हैं। 2017 से अब तक नहीं वसूला गया आबकारी अधिभार। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। फर्जी बैंक की गारंटी देने वाले लाइसेंस धारकों की होगी जांच। बैकलॉग
के पदों को भरने के भी यशपाल आर ने आदेश दिए हैं। से हमें 114% हमने लक्ष्य राजस्व प्राप्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है 4 वर्षों का, वो 93 करोड़ रुपया है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, लापरवाही भी है। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपए की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित डीओ हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना कि पर्याप्त था, इसको हमने गंभीर। और खबर है देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती के आदेश मंत्री धन सिंह रावत ने 50 दिनों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। 1665 खाली पदों में 400 एएनएम के पद भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। 51% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। धन सिंह रावत की तरफ से कहा गया 4 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई गई है। केंद्र से हर महीने 20 लाख वैक्सीन देने का अनुरोध किया गया है। 31 दिसंबर तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी को लग जाएगी वैक्सीन। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य की सभी 7200 ग्राम सभाओं की स्वास्थ्य समितियों को मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं विधायकों, सांसदों, पंचायत प्रतिनिधियों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करके सुझाव भी लिए जाएंगे और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को सबसे पहले पूर्णतया वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। देखिए, आज एनएचएम की मैंने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें 5 निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय क्या है कि 1865 पदों की हम भर्तियां करेंगे 50 दिन में। 50 दिन का टारगेट दिया है। इसमें एएनएम लगाई जाएंगी लगभग 400 और नर्सें लगाई जाएंगी, लैब टेक्नीशियन लगाए जाएंगे, हमारे डाटा एंट्री वाले लगाए जाएंगे और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। तो एक बड़ा निर्णय तो सरकार ने किया है कि 50 दिन में हम इन सबको नौकरी लगाएंगे। दूसरा निर्णय हमने किया है कि जो ग्राम स्वास्थ्य समितियां हैं हमारी, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उनमें एएनएम सचिव होती है, वहाँ आशा वर्कर होते हैं, एक समिति होती है 5-5, 7-7 लोगों की। तो टोटल 7200 ग्राम सभाएं हमारी। और वहीं नैनीताल दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल को नैनीताल व्यापार मंडल सहित स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पेयजल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि नगर में जल संस्थान की तरफ से उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल थमाए जा रहे हैं। साथ ही नगर वासियों को आए दिन पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है और शिकायत करने पर उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की है। परंपरागत धारे नल हुआ करते थे, धीरे धीरे सूख गए थे। उन धारे नल में पानी पुनः रिचार्ज हो, उसके लिए हमारे पास योजना है। ये योजना है कि बरसात जल संग्रह, वो बरसात जल संग्रह जो बरसात का पानी है, जो बरसात के स्रोत हैं, उन स्रोतों का पानी सीधे हम बड़े बड़े उसके चाल खाल बनाएं, उसमें पानी डालें, जिससे आसपास के जो हमारे नौले धारे हैं उसमें रिचार्ज हो जाए, ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज हो जाए। उन गांव में सब पानी, बरसात का पानी रिचार्ज करने के चाल खाल का काम मनरेगा के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ऐसे गांव को हम चिन्हित कर रहे हैं कि उसके आसपास कोई स्रोत है। 4 महीने से नैनीताल के कई हिस्सों में पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने विभाग के समक्ष अपनी परेशानियां रखी, लेकिन विभाग के अधिकारी इतने नकारा और निरंकुश हैं कि जनता की बात सुनने को तरीके हैं। जनता से बदतमीजी अलग से करते हैं, दुर्व्यवहार अलग से करते हैं। इनके पदाधिकारी, इनके कर्मचारी सब जनता से दुर्व्यवहार करते हैं।
और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी पौड़ी पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार घटती जा रही हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने से ग्रामीणों को इलाज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए नेता की तरफ से एक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और फोन नंबर जिसमें 8010029029 पर फोन करने से लोगों को घर पर ही बेहतर सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अपनी एनजीओ जो है मेरी जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में डोंगो, उनके माध्यम से मैं टेलीमेडिकल सर्विसेज का प्रयास कर रहा हूँ गढ़वाल में। इससे हम एक नंबर का वितरण करेंगे, जिस नंबर पे अगर आप कॉल करें तो हम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से गांव-गांव तक कनेक्ट करेंगे। एक बड़ा प्रयास है, पर एक प्रयास है जिसमें कि हम कोशिश यही है कि जो चिकित्सा का अभाव है गांव में, उसको किस तरह से जो परेशानियां हैं उसका क्या हल हो, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके बाद फ़ोन नंबर के बाद एक ऐप भी लॉन्च करेंगे और एक थोड़ा सा वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। अपनी एनजीओ जो है मेरी जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में डोंगो, उनके माध्यम से मैं टेलीमेडिकल सर्विसेज का प्रयास कर रहा हूँ गढ़वाल में। इससे हम एक नंबर का वितरण करेंगे, जिस नंबर पे अगर आप तो टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की गई, लोगों को मिलेगी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी। टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की गई है। टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते केदारनाथ धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की गति भी बारिश ने धीमी कर दी है। हालांकि धाम में यात्रियों की आवाजाही पर रोक है, लेकिन धाम में रह रहे जवानों, मजदूरों, पुजारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को 1 माह का समय हो गया है। बारिश और ठंड के बावजूद तीर्थ पुरोहित धरने पर डटे हुए हैं और मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ धरना देते हुए सरकार पर आंदोलन की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। और रुड़की के गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे एक गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिवार के मुखिया राजेश के मुताबिक उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो गुरुकुल नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड ने पीड़ित को डॉक्टर ना होने की बात कहकर वापस भेज दिया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। वाली पेट से थी, नारसन अस्पताल में रहते हैं, गुरुकुल नारसन में। वहाँ पर अस्पताल में गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 3-4 बार गई कि अभी आना, कल आना, और जब जाते थे तो शाम को बोलते थे कि अस्पताल बंद रहता है। अभी उसकी डिलीवरी सड़क पे हो गई है, उसका खून इतना भी सड़क पे पड़ा है, अभी हमने साफ नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा? अस्पताल में भर्ती करते नहीं है। गार्ड से पूछा हमने, गार्ड के द्वारा अस्पताल बंद हो जाता है। बाबा रात को 12 बजे क्यों लेके आए तुम इसको? मामला ये है कि इसे हॉस्पिटल लेकर के गए थे, वहाँ से क्या नाम इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई डॉक्टर था ना कोई मैडम थी। अस्पताल बंद हुआ था। अब यहाँ पे आई, हम जैसे मोहल्ले के सब खट्टे हुए और खट्टे हो करके हमने ही यहाँ डिलीवरी करी। आवन नोल भी हमने काटी, बच्चा भी हमने ठीक मतलब इस तरीके से करा। कि मेरे संज्ञान में जो बात आई है, तो मुझे ये पता चला है कि कल रात में 12 साढ़े 12 बजे कोई व्यक्ति बाहर से आया, वो एक छोटी बच्ची को लेके आया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। तो उसने ये कहा कि उसको दिखाना है, तो यहाँ पे गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि रात में यहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं रहता है, जैसा उसने मुझे बताया। अब मेरी ये संज्ञान में बात अभी आई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी उसके लिए हम जो है अपनी 108 एम्बुलेंस भेज के उसको मरीज़ को यहाँ शिफ्ट कराएंगे हॉस्पिटल में, और हमारे यहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी वो उसको देखेंगी, क्योंकि प्राथमिकता हमारी ये है कि कम से कम मरीज़ का उपचार हो। और ये जो जाँच है, चाहे जो कार्रवाई वो तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन पहले हमको मरीज़ को देखना है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।